Today in this video I will be discussing with you the concept of cost. कॉस्ट कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल कंसेप्ट है। बस अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा हुआ, मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ लग गया तो कॉस्ट कंसेप्ट में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो प्लीज़ पहले वो वीडियो चेक कर लो। तो कॉस्ट चैप्टर में मैं काफ़ी जगह पे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज़ करूँगी, और अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझ लगा होगा पिछले वीडियो में तो आपको कॉस्ट कंसेप्ट भी डिफिकल्ट लगेगा। सो हेयर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो। एक्चुअली कॉस्ट होता क्या है? देखो, कोई भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इनकर हमें करना पड़ता है। अगर हमने पेन प्रोड्यूस करना है तो पेन के लिए हमें वेजेस पे करनी पड़ेगी लेबर को, क्योंकि लेबर प्रोड्यूस करेगी बेसिकली। मशीन्स के हमें एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का करना पड़ेगा, और भी कई एक्सपेंडिचर्स हमें इनकर करने पड़ेंगे। तो जब वो सारे एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देते हैं तो उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इनकर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट इन्वॉल्व व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड इट्स आउटपुट। जो कॉस्ट और आउटपुट के बीच में जब एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन। मैथमेटिकल वे में अगर मैंने कॉस्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, C is a function, मतलब C is equal to function of x, where C stands for cost, F stands for function and x stands for output. So हम कह सकते हैं कि cost is a function of output. अब इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट रन कॉस्ट डिस्कस करूंगी। शॉर्ट रन क्या होता है ये मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में भी बताया था। बेसिकली मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, पर एक फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम शॉर्ट रन में 3 कॉस्ट पढ़ेंगे: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। Total cost is defined as total of fixed cost and variable cost involved during the process of production। जब fixed cost और variable cost add हो जाए, ठीक है, तो उसको उसके टोटल को क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। या सिंपल वर्ड्स में क्या हम बोल सकते हैं? जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, वो सारी कॉस्ट का जब हम ऐड कर देते हैं तो वो कॉस्ट क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या और वेरिएबल कॉस्ट क्या? ये भी वैसे मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में बता दिया हुआ चैप्टर में, पर तब भी ओवरव्यू दे देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा सेम रहती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज करें या आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज करें, जो कॉस्ट हमेशा सेम रहती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, उसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाऊँगा, वो मुझे कहता है कि मैंने अपनी इंडस्ट्री पूरे 1 मंथ के लिए बंद रखी थी, पर तब भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ा। तो वो मिनिमम अमाउंट एक्चुअली है क्या? वो मिनिमम अमाउंट एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम पे करना ही पड़ेगा। अगर हमने इंडस्ट्री चलाई है या नहीं चलाई वो मैटर नहीं करता। तो जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ बिल है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमें पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता सकती हूँ एग्जाम्पल, मिनिमम अमाउंट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस। अगर आप टेलीफोन की सर्विसेज नहीं यूज़ करते पूरे 1 मंथ के लिए, बट तब भी आपको कुछ ना कुछ बिल आता है, तो वो बिल एक्चुअली होता क्या है? वो एक्चुअली होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती रहती है विद चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अगर आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेबर को जो हमने वेजेस देनी होती है, अगर हमने बिल्कुल एक पूरे मंथ के लिए आउटपुट नहीं की, ठीक है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर को भी वेजेस थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। अगर उसने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं की तो उसको वेजेस भी नहीं करे देंगे। अदरवाइज अगर उसने प्रोडक्शन की होती तो उसको वेजेस भी देंगे। मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज हुई तो लेबर को उसके वेजेस भी प्रोवाइड करेंगे। आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा। अब टोटल कॉस्ट होता है सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। या आप ये भी लिख सकते हो जो सारी कॉस्ट इनकर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसको क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। ठीक है,
उस सारी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आ जाता है और वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि गुड्स को जब हमने प्रोड्यूस करना है तो हमें फिक्स कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है और वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। अब जो बाकी कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट का वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले हम टोटल कॉस्ट के जैसे जो सब पार्ट्स हैं, मतलब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ मैंने आपको बताया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यही मैंने लिखा टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। यहाँ पे टी एफ सी क्या हुआ फिक्स कॉस्ट और टी वी सी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। हम पहले इसके पार्ट्स जो है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करते हैं, फिर हम दोबारा टोटल कॉस्ट पे आएंगे। चलो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है। इसके लिए हम और भी नाम यूज़ करते हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैंने अभी पीछे ही आपको बताया जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मतलब अगर आउटपुट की लेवल जैसे मैंने एग्जांपल में बताया प्रोडक्शन नहीं हुई तब भी हमें फिक्स कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ी, ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो जो जब हम ये वैल्यूज़ को आउटपुट और टोटल फिक्स कॉस्ट के वैल्यूज़ को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके क्या डायग्राम बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं मैंने क्या लिखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, ये आपको समझ लग गया होगा। इट इवन एग्जिस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी मैंने बता दिया। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका टेबल देखते हैं, ये मैंने टेबल बनाया है। आउटपुट की वैल्यूज मैंने 0 से 6 तक ली और टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है हमेशा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहेगी। आउटपुट इंक्रीज करें या आउटपुट डिक्रीज करें टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अब यही टेबल को जब मैं डायग्राम में प्लॉट करूँगी, आई वुड सजेस्ट यू कि जब आपने सबसे पहले डायग्राम्स ड्रॉ करनी होगी ना तो प्लीज़ प्लॉटिंग की हेल्प से ही ड्रॉ करना, आपको कंसेप्ट थोड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम्स को, नहीं तो बच्चे क्रैम करते हैं इसके। अगर आपने एक बार खुद प्लॉट किए होंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी कि हाँ ये डायग्राम जो है वो ऐसे ही बनेगी, आपको रट्टा नहीं मारने। मैंने आपको बता दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपने रट्टा मार लिया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होएगा। एक बार आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। जब आप अब इसको प्लॉट करोगे तो आपकी ऐसी ही डायग्राम बनेगी। ऑब्वियसली जीरो लेवल पे भी अगर ये देखो आउटपुट एक्स एक्सिस पे है, टी एफ सी जो है वाई एक्सिस पे, जीरो लेवल पे 10 है, यहाँ पे आ गई वैल्यू। अच्छा, अब ये सपोज करो ये आउटपुट नंबर आउटपुट की वैल्यू 1 है तो भी 10 है तो ये तब यहाँ पे आ गई। फिर अगर 2 है, ठीक है, ये अगर 2 है तो ये तब भी 10 है, तब फिर यहाँ पे आएगी। जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली टी एफ सी की जो लाइन बनेंगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपने आप ही आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ये क्लियर हो रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि वो कॉस्ट होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, बिकॉज जैसे सपोज करो लेबर की हमने वेजेस पे करनी है, हम वेजेस लेबर को तभी पे करेंगे जब वो कोई ना कोई आउटपुट निकालेगा, जब वो आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको वेजेस भी किस चीज़ के देंगे, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी जो शेप होती है वो होती है इन्वर्टेड एज शेप। अब वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मैं रिलेट करूँगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंसेप्ट। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि इनिशियली जो एमपी थी वो इंक्रीज करती है, ठीक है। उसकी वैल्यू इंक्रीज क्यों करती है, वो इंक्रीज इसलिए करती है बिकॉज उसकी लेबर की जो एफिशिएंसी होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। एमपी की वैल्यू जो है वो एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। उस मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के बाद एमपी की वैल्यू धीरे धीरे करके फॉल करनी शुरू हो जाती है। वो फॉल करते करते एक लेवल पे आती है कि वो ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यही हमने समझा था। अब इनिशियली क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के स्टेज में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जो है, देखो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू तो जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज तो करेगी करेगी, पर इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट पे,
ठीक है, कौन से रेट पे करती है, डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद जब वो एमपी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो उसके कारण जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज तो करती है, पर कौन से रेट पे, कांस्टेंट रेट पे। एंड पे जब आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज आता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो करती है, पर कौन से रेट पे करती है, इंक्रीजिंग रेट पे। यही मैंने सारा थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज इन्वर्टेड एज शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो इन्वर्टेड एज शेप क्यों है, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर आपने एक्सप्लेन करना है पूरा कि ड्यूरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, कौन से रेट पे करती है, डिमिनिशिंग रेट। फिर इंक्रीज तो करती है, वैल्यू तो देखो इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे कॉस्ट की वैल्यू बढ़ी जाएगी, पर मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, कौन सी रेट पे वो करी है। फिर वो इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट। उसके बाद वो ड्यूरिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज आ जाता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो करती है कौन से रेट पे, पर इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, यही मैंने टेबल भी एक्सप्लेन किया है। देखो टेबल को ऐसा क्रैम करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सा टेबल अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप टेबल खुद फॉर्म कर सकते हो। आपने क्या करना है, बस आउटपुट की वैल्यू जीरो से लेके जहाँ मर्जी तक, आप जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक आउटपुट की वैल्यूज ले जाओ। बस ये देख लेना कि आपकी वैल्यू जो होगी वो डिमिनिश भी करनी चाहिए, कांस्टेंट भी करनी चाहिए, और उसके बाद इंक्रीज भी करनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में लेके टेबल को बनाना। अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो होगी। फिर उसके बाद आप ना रेट्स बनाना, सबसे पहले ये जो रेट मैंने बनाया ना, ये रेट्स बनाना है। रेट्स के बनाने के बाद आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज कैलकुलेट करना। अब बस ये कर लेना कि पहले जो है ना रेट को डिमिनिश करवाना, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके जैसे मैंने क्या किया, पहले डिमिनिश करवाया 3 to 1 तक मैंने डिमिनिश करा दिया, उसके बाद मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया, 1 के बाद फिर 1 लिख दिया, ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद मैंने रेट को क्या किया, इंक्रीज करवाना शुरू कर दिया, 1 के बाद 2 कर दिया, 2 के बाद 3 कर दिया। अब जो मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है जब मैं इसको सम करी जाऊंगी इस रेट्स को तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकल जाएगी, जीरो पे तो जीरो आएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, ज़ीरो पे तो ज़ीरो आएगी। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करनी है, ज़ीरो प्लस थ्री, तो थ्री आ गया, फिर थ्री प्लस टू 5 आ गया, फिर 5 प्लस 1 6 आ गया, फिर 6 प्लस 1 7 आ गया, 7 प्लस 2 9 आ गया, 9 प्लस 3 12 आ गया। जब आप इस वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे डायग्राम में तो आपकी ये वैल्यू ये शेप निकल जाएगी, इन्वर्टेड एस शेप। ठीक है, पहले प्लॉट करना वैल्यूज़ को, जब वैल्यूज़ को प्लॉट कर लोगे तो आपकी डायग्राम ऐसी ही बनेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। ये रहा, देखो टोटल कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया कि टोटल कॉस्ट सम टोटल होता है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जब ये टोटल बनता है ना तो इसकी वैल्यूज़ मैंने देखो ऐसे कैलकुलेट किया है। पहले मैंने आउटपुट की वैल्यू ले ली, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू ले ली, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ ले ली। जो मैंने अभी टेबल नीचे बनाया सेम वही वैल्यूज़ मैंने कॉपी किया, बस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। अब जब मैंने टोटल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर ये ऐसी होगी ना, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 3 13 एंड सो ऑन। कि आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना। अब आप इस टेबल से क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी एग्जिस्ट करती है। वो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एग्जिस्ट करती है। अब जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 थी, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो थी। अब मैंने दोनों को ऐड करना तो ही मेरी टोटल कॉस्ट निकलेगी, तो 10 प्लस ज़ीरो क्या होएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे वैल्यू सारी एक एक करके कैलकुलेट कर लेना, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। अब इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप भी जो होती है वो इन्वर्टेड एस शेप होती है। अब इन्वर्टेड एस शेप क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, आप देखोगे जब इसका भी आप रेट निकालोगे ना, टोटल कॉस्ट का भी रेट निकालोगे तो आप यही देखोगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के टाइम पे जो होती है ना टोटल कॉस्ट की जो रेट है वो डिमिनिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज आता है तो टोटल कॉस्ट जो होती है उसका रेट हो जाता है इंक्रीजिंग रेट हो जाता है। तो यही मैंने थ्योरी में लिखा है, देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। टोटल कॉस्ट इज इन्वर्टेड एज शेप, स्टार्टिंग से पढ़ते एक बार रुको।
It is defined as sum total of fixed cost and variable cost involved during the process of production. Total cost is inverted S shape and it even exists at zero level of output. ठीक है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी एग्जिस्ट करती है. बिकॉज क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज TFC जो होती है वो एग्जिस्ट करती है जीरो लेवल. TFC टोटल फिक्स कॉस्ट भी एग्जिस्ट करती है जीरो लेवल पे. इट इज इन्वर्टेड एस शेप. वो क्यों इन्वर्टेड एस शेप है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब फिर वही वाली लाइन मैंने लिखी है, ड्यूरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स total cost increases at diminishing rate and then increases at constant rate, and finally during diminishing returns total cost increases at increasing rate. ठीक है, अब हम टेबल हमने बना लिया, हम डायग्राम बनाते हैं. जब आप प्लॉट करोगे वैल्यूज तो अब देखो कि इसकी जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट की वैल्यू इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, जस्ट बिकॉज कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, और जो कर्व है वो इन्वर्टेड एस शेप ही बनेगा. आई होप आपको टोटल कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट अब समझ लग गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अदरवाइज अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें या मुझे मेल कर दो. आई पर्सनली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जब भी आपने अब पहली बार कर्व्स बनाने ना तो प्लीज़ प्लॉट करके ही बनाना, आपको याद रहेंगे दिमाग में, कभी भी भूलेंगे नहीं आपको. चलो अब हम शॉर्ट रन की सेकंड कॉस्ट डिस्कस करते हैं, एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट नाम से ही पता चला, देखो टोटल कॉस्ट सम टोटल थी, एवरेज मतलब डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड कैसे डिवाइड होएगा? मतलब टोटल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मतलब एवरेज कैसे निकलती है? सम टोटल ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो अब इसमें सम टोटल ऑफ आइटम्स क्या है? टोटल कॉस्ट. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? आउटपुट. तो टोटल एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है, इट इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, अब इसका देखो फॉर्मूला भी मैंने ये लिखा है, AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय आउटपुट, या अगर आप न्यूमेरिकल्स में आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC. अब AFC और ABC कैसे निकला? देखो हमने TC कैसे निकाला था? TC हमने निकाला था, TC इज इक्वल टू TFC डिवाइड प्लस TVC, यही नहीं यूज़ किया था हमने फॉर्मूला. अब हमने AC निकालना है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो TFC का भी एवरेज हो जाएगा मतलब AFC, और TVC जो था उसका भी एवरेज हो जाएगा मतलब ABC. ठीक है, ये निकल जाएगा. अब फिर हम जो एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट है बाद में करेंगे, पहले हम उसके जो पार्ट्स है AFC और ABC उसको डिस्कस करते हैं. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डेफिनेशन मैंने अभी ऊपर बताई दी है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज करती है. जैसे जैसे आउटपुट की वैल्यू आप इंक्रीज करवाओगे वैसे वैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी. पर वो डिक्रीज तो करेगी पर वो कभी भी ज़ीरो नहीं होएगी. वो ज़ीरो क्यों नहीं होएगी? क्योंकि कभी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती. मैंने आपको ऊपर ही बताया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट चलती है. अगर न्यूमरेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा और आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी तो फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. मतलब उसकी वैल्यू कर्व की वैल्यू जो होगी या न्यूमेरिकल में जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप ये देखोगे कि वैल्यू तो कम हो रही है पर कभी भी ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है, तो इसका जो शेप होगी वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी शेप होती है, और एरिया अंडर AFC कर्व इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. हर एक पॉइंट पे जो उसका एरिया होता है ना वो सेम होता है. ठीक है, और हम देखते हैं बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है. देखो मैं आपको इसकी थ्योरी एक बार पढ़ देती हूँ. इट इज़ डिफाइंड एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, इट कीप्स ऑन फॉलिंग विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट. यही मैंने बताया कि इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करी जाती है पर कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ये चीज़ को याद रखना. ठीक है, यही मैंने बोला, इट कीप्स ऑन फॉलिंग विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट के बढ़ने से इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, डिक्रीज करती रहती है मतलब एज ए रिजल्ट, जिसके कारण AFC कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है. इसकी जो कर्व की शेप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. ठीक है, अब और क्या लिखा है मैंने? एरिया अंडर AFC कर्व इज AFC कर्व रिमीन्स नहीं आएगा,
इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे इसका जो एरिया होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको, क्लियर करती हूँ इसका कंसेप्ट। फिर हमने एंड पे लिखा है AFC कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस बिकॉज TFC कर्व, TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि जो टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू होती है ना वो कभी भी जीरो नहीं होती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब हम टेबल देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। देखो ये मैंने टेबल रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट की वैल्यू मैंने 0 से 6 लिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट पहले ऊपर की हुई थी, जो कैलकुलेट की हुई थी वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगी। कैसे निकालूंगी? 0 डिवाइडेड बाई 0 0, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, फिर 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, ऐसे वैल्यूज आपकी आ जाएंगी सारी। ठीक है, अब ये देखोगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो आउटपुट की वैल्यू मैंने 0 to 6 ली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू मैंने ऊपर ही कैलकुलेट की थी वही मैंने यहाँ पे लिख दी है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय, मतलब आउटपुट तो आप वैल्यूज निकाल ही लोगे, 0 डिवाइडेड बाय 0 0, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, ऐसे सारी वैल्यूज निकल जाएगी। अब आप इसमें से क्या निकालते हो, करक्स क्या निकालते हो इस टेबल से? आप ये निकालते हो कि देखो जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू 0 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी जो है वो 0 ही होती है। देखो 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होएगा? 0 होएगा। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी जो होती है 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 होती है। जब आप ये वैल्यूज को डायग्राम में प्लॉट करोगे तो आपकी कुछ ऐसी की डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, पहले जो है मैंने आपको जैसे ऊपर ही बताया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण पहले फॉल करता है। ये मैंने टेबल डायग्राम में यही रिप्रेजेंट किया कि पहले वो फॉल कर रहा है, उसके बाद वो एक मिनिमम पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसके बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज आती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब हम चलते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर। अब हमने क्या बोला था, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, इसकी शेप भी जो होती है ना वो होती है यू शेप। यू शेप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज होती है वही लाइन आनी है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज जो होती है, जो AC कर्व होती है वो फॉल करती है, फिर उसके बाद जो AC है वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, और फाइनली जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज आती है तो AC की जो वैल्यू वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं AC की वैल्यू। AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बनाया है, आउटपुट की वैल्यू 0 to 6 ली है, AFC की वैल्यू मैंने नीचे कैलकुलेट की थी वही वैल्यू लिख दी, फिर ABC की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की थी वो मैंने लिख दी। अब मैंने AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू क्या करूँगी, जब इस कॉलम को और इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगी तो AC की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मतलब 0 प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो मैंने नल छोड़ दिया। 10 प्लस 3 13, 5 प्लस 2.5 7.5, सो ऑन। आप ऐसे निकालोगे। आपको एक और भी तरीका है इसको AC की वैल्यू निकालने का। पहले आप TC की वैल्यू निकाल लो, जब आप TC की वैल्यू निकाल लोगे तो उसको आउटपुट के साथ डिवाइड करी जाओगे तो तब भी वैल्यू जो AC की है वो सेम ही आएगी। आप किसी भी तरीके से AC की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यही वैल्यू जब आप डायग्राम में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि AC कर्व जो है वो इनिशियली फॉल करता है इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण, उसके बाद वो एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। जब वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज शुरू हो जाती है और उसके कारण जो AC कर्व है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बस लिख देना AC, ये मिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या आना है, ये बस थोड़ा सा ना मेरे को लगता है डायग्राम मिस हो गई है। एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे AC कर्व आना है। आई होप आपको TC और AC दोनों के कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लग गए। बहुत इजी सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ये
कॉस्ट कंसेप्ट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल आपको वर्ड से ही देखो, मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी है। पहले मैंने कंज्यूमर का कंसेप्ट, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था तो आपको मार्जिनल का मीनिंग बताया। फिर उसके बाद मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी आपको बताया कि मार्जिनल का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। The marginal cost क्या है? It is defined as a addition in total cost when one more unit of output is produced. जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, इट इज़ यू शेप। ये यू शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर वही लाइन आएगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण अगर वो यू शेप है तो ड्यूरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न, जब इंक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन आती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल करती है, फिर वो रीच कर जाती है अपने मिनिमम पॉइंट पे, और फाइनली जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज आती है तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो राइज करना शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन इन द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब एक और यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टी सी एन टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट को अगर हमने डिफाइन करें तो इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यही मैंने यहाँ पे लिखा है, टी सी एन लिया ना, तो मैं लूँगी टी एफ सी एन प्लस टी वी सी एन। ठीक है, माइनस, अब आगे क्या था? टी सी एन माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। अब टी सी एन माइनस वन, तो हम क्या लेंगे? टी एफ सी एन माइनस वन प्लस टी वी सी एन माइनस वन। ठीक है, अब अगर टी एफ सी एन और टी एफ सी एन माइनस वन की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब अगर टी एफ सी एन की वैल्यू सपोज करो है 10th लेवल पे, हम एन की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो टी एफ सी एन माइनस वन मतलब टी एफ सी की वैल्यू आउटपुट नंबर 9 पे, ये रिप्रेजेंट करिए टी है, मतलब मैंने सपोज कर लिया टी, यहाँ पे एन का मतलब मैंने आउटपुट की वैल्यू 10 ले ली और एन माइनस वन में मैंने आउटपुट की वैल्यू 9 ले ली। अब आपको पता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे टी एफ सी की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो अगर 10th लेवल ऑफ आउटपुट पे टी एफ सी की वैल्यू 10 है तो टी एफ सी की वैल्यू 9th लेवल ऑफ आउटपुट पे भी सेम रहेगी, मतलब 10 ही रहेगी। तो 10 माइनस 10 मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब टी एफ सी एन और टी एफ सी एन माइनस वन तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? टी एफ सी टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन। ठीक है, तो हमारा एक और फॉर्मूला एम सी का निकल गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एम सी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, इस कारण से ही हम बोल रहे हैं कि एम सी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, एम सी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम इसको डायग्राम में और टेबल में देखते हैं कैसे निकलती है एमसी की वैल्यू। देखो, ये मैंने आउटपुट्स ले ली 0 से 6, फिर मैंने टीसी की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट की थी वही मैंने लिख दी, और एमसी की वैल्यू आपको पता ही है, चेंज को हम एमसी कहेंगे, मतलब 13 0 लेवल पे तो कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि 0 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे तो ब्लैंक आ जाएगा। सेकेंड लेवल मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा? 13 माइनस 10 3, फिर अगला पे 15 माइनस 13 2, फिर 16 माइनस 15 1, ऐसे आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। अब आप एमसी कर्व से एमसी के जब आप टेबल देखते हो, आप क्या देखते हो कि इनिशियली एमसी की वैल्यू फॉल हो रही है, मतलब 3 2 1 फॉल हो रही है, फिर उसके बाद वो मिनिमम पॉइंट मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे 1 पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। यही मैंने डायग्राम में बनाया है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे एमसी। अब जब आप उसको डायग्राम में बनाओगे तो आप देखोगे इनिशियली जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज है तो एमसी की वैल्यू फॉल कर रही है, उसके बाद एमसी की वैल्यू एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, और उसके बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज होती है तो एमसी की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाती है।
एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ हमने क्या देखा है इस वीडियो में। हमने पढ़ा कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। फिर हमने शॉर्ट टर्म कॉस्ट के कंसेप्ट पढ़े, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम क्या बोलते हैं, सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमने क्या पढ़ा, पहले आपको दिखा देती हूँ, देखो टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा है। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, AFC प्लस ABC। पर आपने जब डेफिनेशन लिखनी है तो अब यही लिखना कि AC मतलब एवरेज कॉस्ट इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये डेफिनेशन मत लिखना, AC इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये डेफिनेशन में मत यूज करना लाइन, ठीक है। फिर हमने इसके पास मतलब AFC और ABC का कंसेप्ट समझा, और एंड पे हमने मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट समझा। हमने बोला जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो होती है एडिशन इन द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। और साथ में मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कह सकते हैं वो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये कंसेप्ट कॉस्ट का समझ लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. This motivates me to make more videos on different concept of economics. Thank you.